इंडिया के हमें इंडिया के डेवलपमेंट का जो एक्सपीरियंस है उसे कंपेयर करना है किसके उसके नेबर कंट्री। तो आपको पता है इंडिया की नेबर कंट्री तो भाई काफी सारी है, और इंडिया की नेबर कंट्री की मैं बात करूँ तो ये तो बहुत सारी हो जाएंगी। अगर बांग्लादेश डाल दो आप, बांग्लादेश पाकिस्तान हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, और आपका नेपाल, श्रीलंका हो गया, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी कंट्री है, मतलब आज तक जो हमारी नेबर कंट्री में डाल सकता हूँ। बट यहाँ पे पूरे चैप्टर के अंदर फोकस दो कंट्रियों पे किया जाता है, जो नेबर कंट्री हमारी दो है उस पर फोकस किया जाता है, पाकिस्तान का, दूसरा चाइना। भाई दोनों पे मेन फोकस है। क्यों है इनपे मेन फोकस का रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये दोनों बहुत बड़ी इकोनॉमी है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री। जो रिमेनिंग कंट्री है कंट्रियों के कंपेयर में ये दोनों बहुत डेवलप कंट्री है, डेवलप नहीं सॉरी, मतलब ये दोनों इनसे बड़े स्केल की कंट्री है, ये बहुत छोटे लेवल की कंट्री है, तो इनका उनसे कंपेयर करना हमारे लिए बिल्कुल छोटी बात होती है। इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर जो कंपैरिजन होगा तीन कंट्रियों के बीच में होगा। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वही तीनों के बारे में पता होना चाहिए। तीनों किस तरीके की, इंडिया के बारे में तो हम ऑलमोस्ट सारी चीजें जानते हैं क्योंकि हम पढ़ी रहे हैं पूरी बुक में, इंडिया के बारे में तो पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। लेकिन हमें चैप्टर के अंदर पहले हमें किसके बारे में जानना पड़ेगा, हमें पाकिस्तान के बारे में जानना होगा, और हमें किसके बारे में जानना होगा, पाकिस्तान के साथ साथ हमें इंडिया चाइना के बारे में भी हमें जानना होगा। देन उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे चैप्टर में, लास्ट में कंपेरिजन शुरू करेंगे। ये बच्चे को ढहल आ रहा है, इसका लिखा हुआ है, इसका नाम नहीं पता चलता। अपना मैसेज टाइप कर ले जो भी नाम है। देखिए सबसे पहले तो डेवलपमेंट पार्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। अगर आप तीनों के डेवलपमेंट पार्ट की बात करेंगे, डेवलपमेंट पार्ट ऑफ इंडिया, चाइना, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। भाई इनके बीच में सिमिलरिटी बतानी है आपको। क्या बतानी है? सिमिलरिटी बतानी है आपको। तीनों के अंदर डेवलपमेंट पार्ट के अंदर आपको क्या सिमिलरिटी दिखती है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के अंदर? देखिए सबसे पहले ना तीनों ने सेम टाइम में डेवलपमेंट के पाथ पे चलना स्टार्ट किया, आप सबको पता है। तीनों ने डेवलपमेंट के पाथ पे तीनों ने एक साथ चलना स्टार्ट किया है। ऑल द थ्री कंट्रीज, all the three started towards their developmental path at the same time. बच्चे कहता है तीनों ने ना all the three started towards their developmental path at the same time. तीनों ने एक साथ डेवलपमेंट के पाथ पे चलना स्टार्ट किया। While India and Pakistan become independent, अगर आप ध्यान से देखिए, while India and Pakistan को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? While India and Pakistan become independent in 1947 भाई ये दोनों कब इंडिपेंडेंट हुए थे? इंडिया और पाकिस्तान ये 1947 में इंडिपेंडेंट हुए थे, ठीक है। बट चाइना वॉज एस्टैब्लिश, चाइना कब एस्टैब्लिश हुआ था? चाइना वॉज एस्टैब्लिश इन 1949। इसका जो अपना एस्टेब्लिशमेंट हुआ था चाइना का, वो कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ सिंगल पार्टी चलती है चाइना के अंदर, वन रूल पार्टी होती है यहाँ पे। वन रूल पार्टी का मतलब यहाँ पे एक ही पार्टी पूरी कंट्री के अंदर रूल करती है, ठीक है। तो चाइना के अंदर है, और ये कब से हुआ था? 1949 से हुआ था, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर सेकंड पॉइंट लिखा जाता है
अभी मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये चीज डिटेल में बताऊंगा ना तो अच्छी तरीके से आप तीनों के बारे में क्लियरिटी रखोगे। डेवलपमेंट पास एट द सेम टाइम, डेवलपमेंट पास आपके बारे में आ रहा होगा, तो नहीं लिखा होगा, नोट में बिल्कुल लिखा होगा, है ना, कुछ भी नहीं होगी वो मैं बताते चलूंगा। डेवलपमेंट पास एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, तो तीनों ने सेम टाइम पे डेवलपमेंट पास से करना स्टार्ट किया था, सेम टाइम। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया का डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान में कब हुआ, और चीन का, चाइना का कब हुआ, ठीक है। डेवलपमेंट प्लान का मतलब है 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान बेटा सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुए थे, इंडिया में स्टार्ट हो गए। 5 ईयर प्लान सबसे पहले इंडिया ने डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, उसके बाद स्टार्ट किसने किया था बताइए, चाइना ने, पाकिस्तान ने। ऑब्वियसली चाइना ने करा था 1953 में, ऐसा लास्ट आपका पाकिस्तान ने करा था 1953 में, ठीक है। तो तीनों ने डेवलपमेंट पास एट द सेम टाइम, मतलब आस पास ही स्टार्ट किया है, आप देख सकते हो इनके जो ईयर है आस पास ही है, ऐसा नहीं बहुत दूर दूर के बीच में गैप है। और जो पाकिस्तान, इंडिया के अंदर जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951 में स्टार्ट हुआ था, इसके अंदर ये स्टार्ट किसने किया था, ये तो ऐसे पूछेगा, जो पीसी महालोल ने किसने किया था, कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया था, हैरो डॉमर मॉडल अडॉप्ट किया था इसके लिए, लेकिन वो आपका नहीं आता। इसका मेन गोल क्या था, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था इंडिया का, उसका मेन गोल क्या था, एग्रीकल्चर को मतलब इम्प्रूव करना। इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक के अंदर रिफॉर्म कब से स्टार्ट होते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म took place, इकोनॉमिक रिफॉर्म एलपीजी कब स्टार्ट होती है तीनों कंट्री में, इकोनॉमिक रिफॉर्म took place in all three countries, in all three countries, कब हुई थी कितनी, याद है आपको कंट्रीज, 1991, हाँ। इन इंडिया रिफॉर्म स्टार्टेड in India, started in India, इन इंडिया में कब हुआ था बच्चों, इन 1991, एंड इन चाइना, चाइना में सबसे पहले हुआ था, इन चाइना कब हुआ था पता है आपको, 1978 में हुआ था, 1978। एंड इन पाकिस्तान, बच्चे अब इसको लेट तो आ रहे हैं ना, इन पाकिस्तान, इन पाकिस्तान इन 1988, 1988 बेटा, तो 1988 में आपका पाकिस्तान में हुआ था। और 4 पॉइंट होता है इनके अंदर, एक कॉमन बात थी, इंडिया और पाकिस्तान ने सेम स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर दी, इंडिया एंड पाकिस्तान adopted similar strategy, मतलब इसका ना इन्होंने स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर दी। ये क्या करते थे, ये पब्लिक सेक्टर को तो इंकरेज करते थे, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर को इंकरेज करते थे, और प्राइवेट सेक्टर को उस समय डिस्करेज करते थे। इनका मेन गोल था गवर्नमेंट सेक्टर को आगे बढ़ाना, प्राइवेट सेक्टर को कम करवाना। तो ये कुछ थे। और 98 तक में तीनों कंट्री के अंदर ना जो ग्रोथ रेट थी, वो तीनों कंट्री की क्या थी बच्चों, सेम थी। 1988 तक, till 1988 all three countries have same growth rate and per capital income, मतलब ये जो पॉइंट मैं लिखना चाहूँ यहाँ लिख देता हूँ, लिख रखा है इसलिए आगे लिखा हूँ। till 1980 all three have same, all three have same, all three have same growth rate and per capital income, and per capital income, per capital income। 1980 तक तीनों की क्या ग्रोथ रेट और पर कैपिटल इनकम ऑलमोस्ट सेम। तो ये कुछ सिमिलरिटी है जो मैंने आपके सामने लिखी है, आपको समझ भी आ गई होंगी शायद, अगर क्लियर हुआ होगा। मानव आया है सामने? यस सर।
जिससे एक बार बच्चे पढ़ के बता दो क्या पॉइंट है, समझ आया उसको बताइए एक बार। All the three started towards their development path at the same time. While India and Pakistan became independent in 1947, China was established in 1939. Development path at the same time. 5-year plan इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1961 में, पाकिस्तान में 1956 and in China 1956. The third point है economic reform. Economic reform took place in all three countries. Reform started in India in 1991, in China 1978 and in Pakistan 1988. Fourth है India and Pakistan adopted similar strategy, that is public sector को raise करना और private sector को discourage करना. The fifth point था till 1980 all the three have the same growth rate and per capita income. बहुत बढ़िया। ये जिससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें सारे पॉइंट लिखने पड़ते हैं कि डेवलपमेंट पाथ बताना तीनों कंट्री का और किस टाइप से रहा है, उन्होंने किस तरह ग्रोथ रेट अपनी बढ़ाई है तो उसके बारे में बताया जाता है, मतलब किस तरीके से उन्होंने कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी थी कि तीनों की ग्रोथ रेट लेवल में हुई थी। एक पॉइंट तो बच्चों आपका ये हो गया। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई, सबसे पहले जो हमारे लिए सबसे एक कंट्री मानी जाती है जिससे आज की डेट में इंडिया के जिसका नजदीक हो रहा है चाइना। तो आज हम चाइना के बारे में स्टडी करने वाले हैं। पूरी चाइना के बारे में जितना भी नॉलेज है ना सारी बता दूंगा आपको चाइना के बारे में। चाइना का आपको पता है जब चाइना रिपब्लिक हुआ था तो इसका नाम क्या पड़ा था चाइना का? इट इज नोन एज द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। The people Republic of China. Republic of China. The People Republic of China बोलते हैं, चाइना का रियल नेम है People Republic of China बोलते हैं, ठीक है। और ये कब स्टैब्लिश हुआ था? कॉमनली known as China. China was established in 1949 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। इन पॉइंट ऑफ ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखना चाहो, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखना चाहो तो चाइना कहाँ पर है पता है आपको? चाइना इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न एशिया। चाइना इज situated in Eastern Asia. ये ईस्टर्न एशिया में सिचुएटेड है, ठीक है। एंड थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट तो होता है पॉपुलेशन। अगर आप पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन एंड लैंग्वेज वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है और वहाँ की लैंग्वेज कौन सी चलती है चाइना में? तो इट इज द मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड। इट इज द मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे मोस्ट पॉपुलर कंट्री है, ठीक है। भाई वर्ल्ड के अंदर सबसे मोस्ट पॉपुलर कंट्री है। सेकंड थिंग जो यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है, मोस्ट लैंग्वेज which are spoken in China belongs to the Tibetan लैंग्वेज। वहाँ पर Tibetan लैंग्वेज बोली जाती है। जो चाइना में लैंग्वेज बोली जाती है उसका नाम है Tibetan लैंग्वेज। कहता है इट इज द मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड। मोस्ट लैंग्वेज which are spoken in China belongs to the Tibetan language। हम Tibetan language
बोली जाती है। एंड अगर बात करें इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी की बात करें, being one of the one of the being one of the oldest civilization China has been the world largest economy, जो आपका चाइना है ना, ये सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है और सबसे एक वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सबसे पुरानी इकोनॉमी है, ठीक है। क्योंकि आप अगर देखो तो इंडिया तो उससे छोटा है, इंडिया वैसे देखा तो है ना, लेकिन चाइना एक ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में सबसे जो कहते हैं ना ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन और एक लार्जेस्ट इकोनॉमी मानी जाती है चाइना। तो ये ज्योग्राफी हो गई थी कहाँ पे इस्टेब्लिश है, कहाँ पे ये सिचुएटेड हो रखा है, ये सिचुएटेड है ईस्टर्न एशिया में। एंड पॉपुलेशन में आप जानते हैं चाइना सबसे नंबर 1 पर है और यहाँ पे 0 सिंगल लैंग्वेज यूज की जाती है। मैंडेरिन लैंग्वेज है, मैंडेरिन वो पूरे वर्ल्ड के अंदर चलती है, ठीक है। तो वहाँ पे मैक्सिमम बोली जाती है वो क्या है, 0 सिंगल लैंग्वेज बोली जाती है। और इकोनॉमी आपको पता ही है कौन सी इकोनॉमी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। पहले तो एक चाइना का इंट्रोडक्शन टाइप का हो गया है, इंट्रोडक्शन में आपको पता चलेगा भाई चाइना के अंदर क्या है, कब है, क्यों है ना, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, क्या है, ये आपको थोड़ा चाइना के बारे में बता दिया है। अब चाइना में किस तरीके से कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी अपने आप को डेवलपमेंट किया बढ़ाने के लिए, वो बताऊंगा। 1 मिनट कॉल आ रही है। तो हो गए, इसमें वॉइस आई मेरी आपको? Yes, sir. ओके, रब कर दूं तो? Yes, sir. कनेक्ट का रब कर दो उसको, शुभम। Yes, sir. चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब चाइना ने कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है ना, रिस्पॉन्स के लिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यही सबसे इम्पोर्टेंट है पूरे चैप्टर की अगर बात करी है। डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ चाइना, डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ चाइना। चाइना ने कौन सी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की थी, चाइना इतना आगे बढ़ चुका है। देखो चाइना ने एक कोड में काम करा है, मैंने कोड बना रखा है 1958, ठीक है, 1966 और 1970। चाइना का कोड है, मैंने बनाया, मतलब इस कोड के अकॉर्डिंग ही उसने काम करा है पूरा का पूरा। तो चाइना इतना डेवलप है ना, या चाइना इतना अच्छा ग्रोथ, चाइना की ग्रोथ बहुत अच्छी है, उसका मेन रीजन यही है। अभी क्या है अब आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले चाइना ने एक पॉलिसी अडॉप्ट करी थी जिसका नाम है GLF, जिसे बोलते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन स्टार्ट किया था। ये कब स्टार्ट हुआ था मैं आपको बताता हूँ, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बताते हैं आपको। ये कब हुआ था बेटा, 19
था कि वही है ना, मैं उस कोड को ही भूल गया अपनी जिंदगी की। 1958 में स्टार्ट हुआ था। इसका मेन एम क्या था मैं बताता हूँ। ये 1958 में स्टार्ट हुआ था और इसको जिसने स्टार्ट किया था उसका नाम था माओ। माओ माओ से टंग, जिन्होंने स्टार्ट किया था उनका नाम था माओ से टंग। माओ से टंग जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, 1958 में। ये मोस्ट पावरफुल पर्सन था पूरे चाइना का। ये पावरफुल पर्सन था, पावरफुल मैन ऑफ चाइना, चाइना। चाइना के अंदर सबसे पावरफुल इंसान था ये समय का, जिसने प्रोग्राम स्टार्ट किया था 1958 में। इसका मेन एम क्या था, इसके अंदर होता क्या था, मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनना। ये नोट्स के अंदर लिखा हुआ मिलेगा। अभी आपको मैं यहाँ समझाने का पढ़ाऊंगा भी अभी, मतलब कैसे पढ़ाऊंगा अभी वो स्क्रीन शेयर करके पढ़ाऊंगा मैं आपको। पहले मैं समझा रहा हूँ पूरा क्या था। कि माओ से तुम ने स्टार्ट किया था, ये पावरफुल मैन था ये बंदा। इससे क्या होता था, इसका मेन एम था, इट एम वाज टू ट्रांसफॉर्म एग्रेरियन इकोनॉमी को, जो हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी चाइना के अंदर, एग्रीकल्चर को प्रेफरेंस दी जाती थी ना, एग्रेरियन इकोनॉमी इनटू अ मॉडर्न इकोनॉमी, मॉडर्न इकोनॉमी थ्रू द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्री को तेजी से बढ़ाना था। ये स्पेशली ये वाला जो एम था, ये इनका बच्चों कहाँ के लिए, अर्बन एरिया के लिए। जहाँ अर्बन एरिया होता था ना, वहां के लिए क्या करते थे, वहाँ इंडस्ट्री को बहुत तेजी से बढ़ाते थे। मतलब लोगों को इंकरेज किया था कि जो कोई भी इंसान है वो अपने घर के बैकयार्ड में, जैसे आपका घर है तो आपको बोला जाएगा कि अपने बैकयार्ड में इंडस्ट्री ओपन करो, बैकयार्ड में ओपन करो इंडस्ट्री, ओपन इंडस्ट्री या सेटअप या इंडस्ट्री। आप क्या करो, सेटअप करो इंडस्ट्री को अपने घर के बैकयार्ड में, ठीक है। जो भी आपका घर है उसके बैकयार्ड में आप इंडस्ट्री सेट करोगे, ठीक है। और इसका मेन एम क्या था, ये आपको पता चल गया, लोगों को इंकरेज कराया था कि अपने घरों के बैकयार्ड में करो। साथ में इन्होंने क्या कहा था कि रूरल एरिया थे, इन रूरल एरिया इन्होंने कम्यून लैंड बना दिए थे। क्या बना दिए थे, कम्यून लैंड आपको पता होगा क्या होता था। कम्यून लैंड स्टार्ट कर दी। कम्यून लैंड के अंदर क्या होता था, स्मॉल होल्डिंग होती थी, उन सबको एक साथ मर्ज कर दिया जाता था। गवर्नमेंट क्या करती थी, कुछ लैंडों को मिक्स करके एक बड़ा लैंड प्रोवाइड कर देती थी और फार्मर को बोलती थी कोऑपरेटिव फार्मिंग करो। क्या कर रहे हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग करें इस लैंड के ऊपर। इस लैंड के ऊपर क्या करें बच्चों, कोऑपरेटिव फार्मिंग करें। इस लैंड के ऊपर कोऑपरेटिव फार्मिंग करें। इन रूरल एरिया में कम्यून लैंड बना दिए गए थे, जिसके अंदर लोगों के लिए इंकरेज कराया था कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए। पहले एक फार्मर एक स्मॉल लैंड पे वर्क करता था, वहां वो अच्छी क्रॉप को ग्रो नहीं कर पाता था, लेकिन कोऑपरेटिव फार्मिंग के अंदर भाई एक बड़े लेवल पे प्रोडक्शन किया जाता है और उसका इंकरेज किया जाता है, तो प्रोडक्शन को इंकरेज किया जाता था। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए इंकरेज किया गया और कम्यून लैंड बना दिए गए। टोटल 26,000 कम्यून बनाए गए थे वहां पे, जिसमें ऑलमोस्ट चीन की पूरी पॉपुलेशन आ गई थी। जो 500 पॉपुलेशन थी ना, एग्रीकल्चर पॉपुलेशन थी, वो सारी 26,000 कम्यून में मतलब आ गई। सारी पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर में जुड़ी हुई थी वो 26,000 कम्यून के अंदर आ गई। मतलब इतने लैंडों को जोड़ दिया गया था, 26,000 लैंडों को, जिससे कि वहां की ऑलमोस्ट सभी पॉपुलेशन के अंदर मर्ज हो गई थी। ये तो हो गया ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। अब इसको कुछ प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन के अंदर। क्या प्रॉब्लम थी, सबसे पहली प्रॉब्लम, वहां ड्रॉट हो गया था। चाइना के अंदर क्या हो गया था, ड्रॉट हो गया था। ड्रॉट की वजह से 3 करोड़ पीपल की डेथ हो गई थी वहां पे। 3 करोड़ पीपल की डेथ हो गई थी उस दौरान। सेकंड प्रॉब्लम क्या थी, डिस्प्यूट हो गया था, डिस्प्यूट बिटवीन चाइना के बीच में और रशिया के बीच में डिस्प्यूट हो गया था। तो रशिया, सोवियत रशिया भी बोलते हैं इसको। तो रशिया ने क्या कर रखा था, जो ये इंडस्ट्री बैकयार्ड में
रशिया से लोग आते थे, रशिया से लोग हमें गाइड करते थे चाइना वालों को। तो उन लोगों ने जब डिस्प्यूट हुआ ना बॉर्डर को लेकर, एक बॉर्डर था चाइना और रशिया के बीच का बॉर्डर था, बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट हो गया था। तो रशिया ने क्या करा, जो अपने जितने भी वो भेज रखे थे ना, प्रोफेशनल लोग भेज रखे थे चाइना में कि जाओ वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करने में उनकी हेल्प करो, उन सबको उन्होंने वापस बुला लिया था चाइना। तो बच्चे ये हुआ है इसके अंदर जो मैंने अभी आपको बताया है, ये आपका फॉर्म के अंदर पूरा कर देना। एक बार एक बच्चा मुझे बताइए क्या होता है, कनिष्ठा आप बताइए इस बार ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन क्या हुआ था? Yes, sir. Sir, Great Leap Forward campaign 19 बाय माओ ते टंग से। सर ये बहुत पावरफुल इंसान था चाइना का। सर ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन का मेन एम था कि वो एग्रीगेट इकोनॉमी को मॉडर्न इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म करे विद द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सर इसके अंदर वहाँ के लोगों को फोर्स मतलब वहाँ के लोगों को सर ये फोर्स करा गया कि जो उनकी इंकरेज किया जाता ओके सर इंक्रीज करा गया कि वहाँ पे जो लोग हैं उनके घरों में जो बैकयार्ड है वहाँ पर वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाएं। और सर रूरल एरिया में उन्होंने कम्यून लैंड स्टार्ट कर दिया था जिसमें सर अराउंड 26,000 जो स्मॉल पीस ऑफ लैंड थे उन्हें एक जगह मर्ज करा गया और वहाँ पे सर कोऑपरेटिव नहीं कनिष्ठा, जो 26,000 लैंड थे ना, ये मतलब मर्ज करने के बाद एक जो कम्यून बना था, 26,000 कम्यून थे टोटल। लैंड तो बहुत सारे थे, बट जो मर्ज करा गया था तो मर्ज करने के बाद लैंड निकल के सामने आए थे हमारे 26,000। मतलब मर्ज करने एक लैंड मतलब एक कम्यून के अंदर काफी सारे लैंड होते थे जिसको मर्ज कर दिया था। तो टोटल कितने कम्यून थे? 26,000 कम्यून। यस सर कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए करा जाता था। बट सर इससे काफी प्रॉब्लम्स भी हुई वहाँ पर। सर वहाँ पे ड्रॉट हो गया था जिसमें अराउंड 3 करोड़ पीपल डेथ हो गई थी उनकी। और इसमें सर डिस्प्यूट हो गया था चाइना और रशिया के बीच में। सर जो रशिया के कुछ लोग आते थे चाइना में हेल्प करने के लिए उन सबको रोक दिया था फिर उन्होंने डिस्प्यूट की वजह से। बहुत बढ़िया, तो समझ आया तुमको ग्रेट फॉरवर्ड कैंपेन? देखिए अगर आपको लगता है कि डाउट हो रहा है तो बताओ, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैंने ना इस तरीके से आपको ज्यादा सरदर्द नहीं देनी। देखिए आपको ना ये मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा ये वाली। मैंने देखी अभी ये पढ़ा है पहले डेवलपमेंट पार्ट ऑफ इंडिया चाइना पाकिस्तान, ये तो अभी मैंने 5 पॉइंट पढ़ा है, देखो ये लिखे हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद ये चाइना का चल रहा है, चाइना के बारे में मैंने अभी बता रहा हूँ आपको, ये भी लिखा हुआ है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कॉमनली नोन एज किंग लिखा हुआ है, चाइना कर लेना, थोड़ी टाइपिंग एरर होती है। ज्योग्राफी में कहाँ लोकेटेड है, ईस्टर्न एशिया में पॉपुलेशन, वही जो मैंने बताया वही है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन कब स्टार्ट किया गया था? इट वाज एम टू ट्रांसफॉर्म द, मतलब एम में ये छोटा सा कहते हैं ना ऊपर से बताए हैं 5 पॉइंट। अब मैं कराऊंगा ये आपको बोर्ड पे, लेकिन यहाँ पे ना कर, ये लास्ट यहाँ पे चैप्टर के अंदर मेन जो शो है यहाँ से शो है, मतलब क्वेश्चन आंसर दीजिए। जैसे भी जीएलएफ आपने पढ़ा है ना, तो जीएलएफ का देखो ये क्वेश्चन नंबर 8, तो एक्सप्लेन द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन ऑफ चाइना इन इनिशिएटिव 1958। तो कम्युनिस्ट चाइना पीपल ऑफ चाइना इट फॉर्मली नोन केम इन 1949, मतलब वही बताया गया है। देयर आर ओनली वन पार्टी, मैंने बताया था ना, देयर इज ओनली पार्टी, मतलब वहां वन पार्टी चलती थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, द होल पावर देयर, वहां पे पूरी पावर की पार्टी की बात की। ऑल द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इंक्लूडिंग वेरियस एंटरप्राइजेस and all land owned by the individual are bought under the government। सारे के सारे लैंड किसी खरीद लिए थे, गवर्नमेंट ने खरीद लिए थे, एंड और उसको पूरा का पूरा गवर्नमेंट ने कंट्रोल था। एंड प्रोग्राम को ग्रेटली फॉरवर्ड वन लॉन्च 1958। इसके अंदर क्या क्या हुआ था, इट वही एम्स बता दिया इसका, फिर कम्युनल लैंड बता दी, कलेक्टिव कल्टीवेशन जान लो, एक सब मिलकर कल्टीवेशन करते हैं। और ग्रेटली फॉरवर्ड कैंपेन की जो कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, तो वही वहां ड्रॉट हो गया था जिसमें 3 करोड़ पीपल की डेथ हो गई थी। सोवियत रशिया और कम्युनिस्ट चाइना के बीच में क्या हो गया था, बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट हो गया था, जिसमें विथड्रॉ कर लिए थे प्रोफेशनल वो हैड बीन हेल्पिंग चाइना इन इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन बिट, मतलब वो इंडस्ट्री को सेट करने में चाइना की हेल्प करे, तो उनको उन्होंने वापस बुला लिया था। तो आपको ज्यादा सावधान नहीं रहना, ऑलमोस्ट इसके अंदर सारी चीजें मैंने टाइप कर दी है, ये आपको दिख रही होंगी। तो कुछ चीजें जब मैं बोर्ड में बताता हूँ तो देखो आपके लिए अगर लगता है आपको सही है आप उसको नोट कर सकते हो। इस चैप्टर के लिए मैंने काफी अभी टाइपिंग करी और आज भी कुछ टाइपिंग करनी
जैसे समय आया ना ग्रेडली फॉरवर्ड कैंपेन वाला, देखिए अब ये कुछ चीजें मैंने अलग से टाइप कर दी। माओ से तंग ने इसको स्टार्ट किया था। अब सेकंड वन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो बोलते ग्रेट प्रो लेटरल कल्चरल रिवोल्यूशन, ग्रेट प्रो लेटरल कल्चरल रिवोल्यूशन, ये स्टार्ट हुआ था चाइना के अंदर। इसके अंदर क्या होता था, देखिए मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान सुनना। ये भी किसने स्टार्ट किया था? इट इज ऑल्सो स्टार्टेड बाय इट वॉज स्टार्टेड बाय माओ से तंग, माओ से तंग, इन्होंने स्टार्ट किया था ये प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर होता क्या था, अंडर दिस रेवोल्यूशन, स्टूडेंट क्या होता था, देखिए अंडर दिस रिवोल्यूशन स्टूडेंट और प्रोफेशनल जो लोग होते हैं, प्रोफेशनल इनके अंदर कोई टैलेंट होता है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर हो गए, प्रोफेशनल हो गए, वर्क बैंक, इनको भेजा जाता था टू वर्क, काम करने के लिए, टू वर्क एंड लर्न, टू वर्क एंड लर्न, काम करने के लिए भेजा जाता था, उनको लर्न करने के लिए, सीखने के लिए भेजा जाता था, सिखाने के लिए, सॉरी है ना, लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड, फ्रॉम द कंट्री साइड, कंट्री साइड मतलब कंट्री के अंदर उनको जगह जगह पर भेजा जाता था कि वो जाएं और लोगों को गाइड करें। माओ से करने स्टार्ट किया था इस रेवोल्यूशन में। जैसे ये चाइना है, चाइना के अंदर स्टूडेंट हो गए और ये टीचर्स हो गए, इनको अलग अलग स्टेट में चाइना के अंदर ही भेजा जाता था। जैसे मैंने आप लोग और मैं हूँ, तो हम लोगों ने क्या करा, हमने ग्रुप बना लिया। उस ग्रुप के अंदर मैंने क्या बोला, वो एक काम करो, आप सबसे 4 लोगों की टीम बना दूंगा, 4 लोगों को मेरे प्लेट जाना है कल पढ़ाने के लिए बच्चे को, और वहाँ बताओगे कि कैसे पढ़ाया जाता है। 4 बच्चों को मैंने भेज दिया, कहीं और भेज दिया, नोएडा भेज दिया, जो वहाँ के रूरल एरिया में जाओगे, वहाँ आप बच्चों को मेडिकल का सिखाओगे, आप तो मेडिकल के स्टूडेंट है, तो ये जाते थे लोग और जाके अलग अलग स्टेट में वहाँ के लोग को ट्रेन करते थे। बच्चों को समझ आया क्या हुआ था मानव? यस सर। और ये कब तक चला था? 96 से लेके 76 तक चला था, 10 सालों तक चला था ये वाला पूरा।
इसमें ये नहीं हुआ था कि स्टूडेंट्स को बोल दिया था कि आपको कॉलेजेस और स्कूल से ड्रॉप आउट करना है? नहीं ऐसा तो नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स को ना ये ट्रेनिंग का पार्ट बना देता है। जैसे आजकल ना आप कभी जैसे दिल्ली के कहीं से भी बीएड करोगे ना, तो बीएड करने के लिए या कोई भी आप प्रोफेशनल कोर्स करते हो ना, तो उसके अंदर आपको पता है इंटर्नशिप करनी पड़ती है। इंटर्नशिप करनी पड़ती है उसके अंदर। इसमें एक प्रॉब्लम ये होती थी उस समय, जो आप बोल रहे हो ना, ये बात के अंदर थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। प्रॉब्लम ये होती, काफी स्टूडेंट ना स्टडी को छोड़ रहे थे बीच में, क्योंकि वो सोशल वेलफेयर में इतना लग रहे थे कि अपनी स्टडी को पीछे छोड़ते आ रहे थे। वो तो इस चक्कर में इसका ये डिमेरिट बन गया था उस समय। 10 साल के बाद इसको जब मन करवा दिया था, इसके बहुत डिमेरिट निकले थे उस समय। यस सर, वही कह रहा था। देखिए फिर रिफॉर्म कब इंट्रोड्यूस हुआ? रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन चाइना। ये बहुत ध्यान से सुनना बच्चे। रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन चाइना। अभी मैंने बताया था कब हुए थे, लिस्टी बताओ कब हुए थे। सर क्या चीज? बच्चे रिफॉर्म कब इंट्रोड्यूस हुए थे चाइना में? सर 1978। हाँ 1978 1978 में हुए थे। ठीक है भाई शुभम, ठीक है खुशी। तो है 1978 में स्टार्ट हुए थे। उसमें क्या हुआ था आप जान सकते हो? बताओ चाइना इतना क्यों आगे, क्योंकि उसने सारे काम पीस में करे। इंडिया के अंदर बताओ क्या प्रॉब्लम है? इंडिया के अंदर कोई अगर जैसे आत्मनिर्भर चलाया, आत्मनिर्भर भारत चलाया, आदों को पता ही नहीं आत्मनिर्भर भारत है क्या, और ये काम भी होना स्टार्ट हो गया। लेकिन इंडिया के अंदर कुछ पता नहीं होता लोगों को। प्रॉब्लम ये है, लोगों को बस आत्मनिर्भर भारत के अंदर जो पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, थोड़ा सा उनको इसके बारे में आइडिया है कि आत्मनिर्भर भारत के अंदर है मतलब है हमें फॉरेन के ऊपर डिपेंड बिल्कुल नहीं होना है, हमें सारी चीजें इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करनी है। लेकिन ऑलमोस्ट लोगों ने बस कह रहे हैं मोदी ने बच्चे क्या चला दिए क्या चला दिया, उनको पता ही नहीं है इसके बारे में। तो उन्होंने मैं बता रहा हूँ चाइना ने रिफॉर्म स्पेस में इंट्रोड्यूस किए थे। किसने इंट्रोड्यूस किए थे? स्पेस में। स्पेस बांट दी तो फर्स्ट फेज, फिर सेकंड फेज के अंदर उन्होंने क्या करा था वो मैं बताऊँ क्या करा था, और लास्ट फेज में लेटर सबसे लास्ट में उन्होंने क्या करा था। देखिए फर्स्ट फेज में चाइना क्या करा था यार, फर्स्ट या इनिशियल फेज भी बोल सकते थे। इनिशियल फेज में क्या करा था, रिफॉर्म्स वर initiated in एग्रीकल्चर। वो एग्रीकल्चर को प्रमोट करते थे, फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करते थे, फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करते थे, और साथ में अपना इन्वेस्टमेंट कि प्राइवेट लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। इनका मेन टारगेट था फर्स्ट फेज में कि अपने एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना, फॉरेन लोगों को अट्रैक्ट करना इंडिया की तो चाइना की तरफ, और इन्वेस्टमेंट सेक्टर को बढ़ाना। उनका मेन टारगेट ये था फर्स्ट फेज। सेकंड फेज में जो उन्होंने क्या करा, जो कम्यून लैंड थे ना, कम्यून लैंड बनाए हुए थे उन्होंने, जो कम्यून लैंड बनाए हुए थे उसको डिवाइड कर दिया, उसको सब डिवाइड कर दिया। सब डिवाइड मतलब सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, छोटे छोटे टुकड़ों में सब लोगों को बांट दिया गया, मतलब सभी लोगों को बांट दिया गया। divided to all individuals, divided to distributed to individually, सबको इंडिविजुअली बांट दिया इस लैंड को, और बोला गया कि आप लोगों को एक चीज की फ्रीडम दी जाती है कि आप अपने लैंड पे कोई भी क्रॉप ग्रो करो, आप अपने लैंड पे कोई भी क्रॉप ग्रो करोगे, कोई भी क्रॉप ग्रो करो, और कट करके क्या करोगे, अपने लैंड पे कोई भी क्रॉप ग्रो करो, ग्रो करने के बाद उस क्रॉप को कट कर लोगे, और गवर्नमेंट को आपको एक पर्टिकुलर टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट को आपको क्या देना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर टैक्स देना पड़ेगा। पे टैक्स टू गवर्नमेंट, पे टैक्स टू गवर्नमेंट। ये लैंड किसके होते थे पता है? ये लैंड किसके होते थे? ये लैंड गवर्नमेंट के लैंड होते थे, जो कम्युनल लैंड थे ना, ये गवर्नमेंट के लैंड थे। गवर्नमेंट ने इन लैंडों को क्या करा था, टुकड़ों में डिवाइड कर दिया सभी इंडिविजुअलों को, और उन्हें बोला गया कि आप इस लैंड पे वर्क कर सकते हो, एग्रीकल्चर कर सकते हो, मतलब फार्मिंग कर सकते हो, और जो भी आप इनकम अर्न करोगे उसका एक पार्ट आपको गवर्नमेंट को टैक्स के तौर पर देना पड़ेगा, और रिमेनिंग इनकम आप लोग अपने पास रख सकते हो। गवर्नमेंट ने इसके अंदर ये करता था।
लो के अंदर फिर क्या हो गया, सेल्फ डिपेंडेंट वाली बात आ गई। तो इसलिए चीन को बहुत अच्छा बनाया था, चीन ने बहुत तरीके से काम करा और सबसे लास्ट में तो उसने इंडस्ट्री को इंकरेज करा। तो इंकरेज करा इंडस्ट्रियल सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंकरेज करा सबसे लास्ट के लिए। हाँ पहले क्या करा, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को इंकरेज अरे करा। यार सेकंड में क्या करा, 10 मिनट नहीं रुकोगे? डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंडिविजुअली टू द इंडिविजुअल, एंड उसके बाद जो भी उससे क्रॉप ग्रो करते थे उसको वो क्या करते थे, अर्न करते थे, उससे टैक्स गवर्नमेंट को देते थे और रिवेन्यू इनकम अपने पास रखते थे। बच्चों समझ आया आपको क्या हुआ इसमें? मानव समझ आया? खुशी, पूजा? Yes, sir. Yes, sir. देखिए अब बच्चों ये रिफॉर्म हो गए, इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या करा, रिफॉर्म हो गए। अब इसके बाद गवर्नमेंट ने पॉलिसी चली, वहाँ पे 4 और 2 पॉइंट और बचे हुए हैं, बस फिर खत्म हो जाएगा चाइना का टॉपिक। वहाँ की गवर्नमेंट ने, चाइना गवर्नमेंट ने पॉलिसी अडॉप्ट करी, रूल प्राइसिंग इन दिस प्रोसेस, रूल प्राइस पॉलिसी रूल प्राइस पॉलिसी अडॉप्ट करी। इसमें करता क्या था चाइना पता है? चाइना ने प्राइस को 2 पार्ट में डिसाइड करने के लिए एक प्लान बनाया। उन्होंने कहा जो भी फार्मर के बीच और इंडस्ट्री के बीच, जो भी फार्मर के बीच और इंडस्ट्री के बीच में जो भी आप क्या करोगे, लेन देन करोगे, मतलब जो भी रॉ मटेरियल सेल करेगा फार्मर, इंडस्ट्री को जो भी रॉ मटेरियल सेल करेगा, रॉ मटेरियल सेल करेगा फार्मर किसको, टू द इंडस्ट्री। फार्मर जो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल सेल करेगा वो कौन से प्राइस पे करेगा? द प्राइस डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, प्राइस डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। वो प्राइस गवर्नमेंट को डिसाइड किए, प्राइस डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। बट अदर ट्रांजेक्शन, जो अदर ट्रांजेक्शन होगी डन ऑन मार्केट प्राइस, डन ऑन मार्केट प्राइस। ये सारी की सारी मार्केट प्राइस पर होगी, जो अदर ट्रांजेक्शन होगी वो सारी की सारी मार्केट प्राइस पर होगी। मतलब रॉ मटेरियल के लिए जो भी फार्मर और इंडस्ट्री के बीच में एक्सचेंज होगा ना, वो सारा का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा। बट अदर ट्रांजेक्शन जो भी सर्विसेज देखते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह, वो सब मार्केट प्राइस पर। जैसे मैं अभी आपकी मान लो आप सारे फार्मर हो, मैं इंडस्ट्री वाला हूँ, मैं बोलूँ भाई ये कितने का दे रहे हो आप मुझे बीट, तो आप बोलोगे तो हम नहीं बोलेंगे, ये काम गवर्नमेंट का है, तो ये प्राइस कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट। लेकिन अदर ट्रांजेक्शन जैसे मैंने बोला कि मुझे अपना इंश्योरेंस करवाना है, तो वो प्राइस मार्केट प्राइस पे डिसाइड होगा, मतलब वो जो सेलर होगा वो डिसाइड करेगा। अगर रॉ मटेरियल के लिए फार्मर और इंडस्ट्री के बीच में चलता है, और अदर ट्रांजेक्शन के लिए सारी सारी कौन करता है? अदर ट्रांजेक्शन सारी सारी मार्केट प्राइस पे। सर हाँ जी बोलिए। सर फिर इसका एडवांटेज क्या हुआ था? तो जो एडवांटेज ये
चाइना की बहुत बड़ी पॉपुलेशन में स्टार्टिंग में कितने एंगेज थी, एग्रीकल्चर में एंगेज थी, और एग्रीकल्चर में लगातार उनको लॉस होता था। तो फार्मर को लॉस से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जो भी प्राइस डिसाइड होंगे वो सारा का सारा कंट्रोल किसका रहेगा, उन प्राइसों के ऊपर, सारा का सारा उन प्राइसों के ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा, सारा का सारा प्राइस के ऊपर कंट्रोल रहेगा गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट इनको बेस्ट से बेस्ट प्राइस मिलाएगी और इंडस्ट्री को भी कोई लॉस नहीं होगा, इंडस्ट्री को भी उस रेट पे मिलेगा गुड, जिस मतलब उस रेट पे रॉ मटेरियल मिलेगा जिस रेट पे उनको रिक्वायरमेंट होती है, पर ये नहीं तो उनको ज्यादा हाई रेट पे मिलेगा। तो ये दोनों के धंधे के लिए काम करा, फिर इंडस्ट्री को भी तो इंकरेज कर रहा था चाइना। अब इंडस्ट्री का इंकरेज होगी जब उनको रॉ मटेरियल अच्छे रेट पे मिल पाएगा, तो इसलिए चाइना की जो गवर्नमेंट थी दोनों की हेल्प कर रही थी, इंडस्ट्री की भी और फार्मर की भी। अब इसके बाद पॉइंट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक जोन चाइना के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, एक ऐसा एरिया तैयार किया जाता है, एक ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ पे लॉ पूरे अप्लाई नहीं होते, जो कंट्री के लॉ होते हैं, कंट्री के जो लॉ होते हैं ना, देख रहे हो? यहाँ पर ये जैसे मान लो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एरिया ये है, टैच ये है, ये कंट्री पूरी है ट्रायंगल, इसके अंदर ये एरिया बना है टैच, तो ये कंट्री लॉ होंगे यहाँ पे एप्लीकेबल पूरी तरीके से नहीं होंगे। मतलब क्या है एप्लीकेबल ना होने का मतलब क्या है, इसमें जो फॉरेन इन्वेस्टरों को अट्रैक्ट करा जाता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है ना, उनको बोला जाता है कि आइए हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट करिए, यहाँ पे आके इन्वेस्ट करिए, उनको अट्रैक्ट किया जाता है। फॉरेन इन्वेस्टरों को चीन ने अट्रैक्ट करा अपने कंट्री में आने के लिए, और वहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिए। अब भाई मैं किसी कंट्री में कब जाऊंगा, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एरिया होता है ना, जैसे मान लो इंडिया के अंदर नोएडा हो गया, फरीदाबाद हो गया, और आपका ये गुरुग्राम हो गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आते हैं। पहले यहाँ पे आपको पता है नोएडा के अंदर कुछ भी नहीं हुआ करता था, जंगल हुआ करता था बिल्कुल, गुरुग्राम के अंदर भी सेम ये कंडीशन थी। बट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आने के बाद क्या हुआ, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आया तो इसके अंदर क्या हुआ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आकर इसके अंदर क्या हो गया था पता है आपको, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आकर इतना डेवलपमेंट हो गया, मेरी आंखों के सामने हुआ है। 20-25 मेरी हमारी शॉप खुद नोएडा में थी, तो मैं जाता था, एक आज से 25 साल पहले मैं बहुत छोटा हुआ करता था, तब देखता था कुछ भी नहीं था वहाँ पे इतना ज्यादा। हमारी तो शॉप 18 पे थी, जो सेक्टर 18 है, तो वहाँ तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ही था, डेवलपमेंट इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन अब देखो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग मॉल वगैरह इतनी बड़ी चीजें बन रही है, तो वहाँ पे क्या था बहुत अच्छा, कहते हैं ना, जब वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जैसे आया तो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा आ गई। इंडस्ट्री आती है तो वहाँ पे देखो पावर चीप हो जाती है, पावर चीप, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी वो चीप मिलेगी, वाटर मिलेगा वो चीप मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वो चीप मिलेगी, टैक्स होगा टैक्स बहुत कम होगा। अगर टैक्स पूरे इंडिया के अंदर जो लगता है नोएडा के अंदर कम लगेगा टैक्स कंपनियों के ऊपर। अगर कोई कंपनी अगर दिल्ली के अंदर खोलेगी तो उसमें हाई टैक्स देना पड़ेगा, पर नोएडा के अंदर ओपन होगी तो उसको कम टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे चीन ने अपनी कंट्री के अंदर एक ज्योग्राफिकल एरिया तैयार किया जिसको हम बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ पर कोई भी फॉरेन लोग आके अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेनर्स वहाँ पे आके अपने आप का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन तैयार कर रहे हैं। तो बच्चों चाइना की कहानी खत्म हो जाती है, इस बार के सारे नोट्स पे लिखे हुए मिल जाएंगे आपको, इसकी टेंशन मत लेना कि तुम्हें कहाँ से मिलेंगे क्या चीज़। तो इसके बारे में मैंने सारा टाइप कर रखा है, आप अच्छे से उसको देख के पढ़ लेना, और जो डाउट होगा वो पूछ लेना। नेक्स्ट अगर पाकिस्तान पढ़ेंगे, हाँ जी बोलिए। सर पर यूपी में तो सर बिजली महंगी है। यूपी पे नहीं, आप क्या बोल रहा हूँ मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ बेटा। तो यूपी में अब आप वैशाली में मेरा फ्रेंड रहता है, उसके जो घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 7,000-8,000 से कम आता ही नहीं है, वो बताता है। लेकिन यहाँ की वहाँ इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री गवर्नमेंट वहाँ पे ना, अगर यूपी की बात नहीं कर रहे हैं, नोएडा की बात कर रहे हैं। नोएडा के अंदर अगर कोई इंडस्ट्री खुलती है ना, और आप दिल्ली के अंदर इंडस्ट्री खोलोगे तो इंडस्ट्री के ऊपर इतने टैक्स देने पड़ जाएंगे ना आपको, दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा देने पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में खोलोगे ना, तो वहाँ पर आपको बहुत ज्यादा रिडक्शन मिल जाएगी हर चीज में। ओके सर, तो सर अगर दिल्ली में जो इंडस्ट्रियल एरियाज है वहाँ पे भी ऐसी मतलब वहाँ पे अगर वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आते हैं तो वहाँ पर उनको छूट मिलती होगी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में नहीं आते तो आपको बहुत हैवी टैक्स देने पड़ते हैं। ओके सर। चलिए बच्चों, हाँ बोलिए। सर आपने मेरी इसलिए अभी मैं बैग में अभी के अभी डाल रहा हूँ, आप देखो ये रखी है सामने, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, अभी यहाँ पे मेरे सामने शीट ये रखी हुई है काफी सारी, यही हाँ देखो ये शीट आपको
मानव आपकी भी शीट है ना? ये मैंने ये काफी शीट है और बटी हुई है। देखो सबके ऊपर लिखते भी है। हाँ प्रीबोर्ड 1 प्रीबोर्ड 2 भी कल मिलेगी। ये काफी बच्चों की शीटें मेरे पास ऐसी पड़ी हैं। मानव मानव आपकी भी शीट होगी। मैं ले आता हूँ, अगर लेनी होगी तो आ जाना इंस्टीट्यूट पे। अभी मैं आऊंगा वहाँ पे ना, चेक करके यहाँ पे 7 to 8 में आऊंगा, तो वहाँ उस समय मैं ही रहता हूँ। अगर आना होगा तो आप आके ले आना जिसको लेनी है शीट। सर आप उसी को दे देना। ठीक है ठीक है। तनिष्का आपकी शीट मिली नहीं कि मुझे पहली वाली, पता नहीं अर्जुन सर ने दी नहीं थी मुझे। मैं चेक कर रहा था ना, आपकी शीट क्यों मिली थी? सर मैंने अर्जुन सर को सबमिट कर दी थी। हाँ वो शीट ना मुझे मिली नहीं पाई, इसलिए आपके नाम भी नहीं आया हुआ सर लिस्ट में ना। अब कल एक लिस्ट आएगी, कल शाम को एक लिस्ट बनाऊंगा, उसमें नाम डालेगा। सेकंड वर्क का टेस्ट तो है मेरे साथ। चलिए बच्चों मिलता हूँ मैं, बाय।